नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में हुआ प्रश्नकाल, राज्यसभा में सदस्यों ने उठाए जरूरी मामले। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल। सभी 23 जिलों में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा ये सत्र। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वेटलैंड दिवस। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। इस बार की थीम गोवा में सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में हुए शामिल। और पाकिस्तान के चुनिंदा मैच खेलने के फैसले को आईसीसी ने बताया वैश्विक खेल प्रतियोगिता की मूल भावना के विपरीत। कहा, पीसीबी की आधिकारिक सूचना का है इंतजार। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर। संसद के बजट सत्र में आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर यहाँ वो पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल जवाब हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ईएसआईसी को लेकर जवाब दिया। ईएसआईसी में स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूं और ईएसआईसी कमेटी के मेंबर हैं। हम साथ में मिलकर उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंसस और सम्मति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के चयन के संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि बालिका शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश भर में अधिकांश केजीबीवी ग्रामीण, आदिवासी और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। देश में बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में जीआर में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम बजट की जमकर तारीफ की है और इसे हर क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने वाला नेक्स्ट जनरेशन बजट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में दिल्ली को 1348 करोड़ के आवंटन के लिए पीएम और वित्त मंत्री को धन्यवाद देती हूँ। बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6275 करोड़ रुपए। अब उसको बढ़ा के 15380 करोड़ कर दिया गया है। और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा आज मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और प्रशासनिक दुरुपयोग के खिलाफ राज्य के सभी 23 जिलों में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी का मुख्य आरोप है कि जिला मजिस्ट्रेट और एसडीओ जो है वो राजनीतिक दबाव में स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट के बहाने आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज शाम 4 बजे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे से ही राज्य भर में डीएम कार्यालयों के घेराव की रणनीति तैयार की गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भाजपा ने बीएलओ और अन्य अधिकारियों पर गलत जानकारी जमा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्य सचिव से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा।
और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया है। सीएम ममता बनर्जी नई दिल्ली में आज सीसी ज्ञानेश कुमार के सामने अपना पक्ष रखेंगी। इस दौरान वे पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती हैं। आयोग के साथ इस मुलाकात में ममता के साथ पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। हालांकि इस बैठक से पहले ममता सरकार एसआईआर को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर कर चुकी है। इस मामले पर सुनवाई होना अभी बाकी है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है, जिसमें वे 6 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। रमजान और ईद के चलते इस सत्र में 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिनों का लंबा अवकाश रहेगा। ये सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा और इसमें कुल 22 बैठकें प्रस्तावित हैं। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई का। bestowed upon me. Speaker, sir, the address of the Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter centuries when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. A decisive quarter centuries when an ambitious... एक सेकंड। माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने आसन पर विराजें, बातचीत न करें। Respected Speaker, sir, a decisive quarter century when an ambitious nation races ahead towards self-reliance and Atmanirbhar Bharat. Speaker, sir, it is noteworthy to mention certain important facts regarding the recent President's speech. It was delivered by the first ever President of India belonging to the Adivasi community. It was delivered by the second ever Mahila President of our nation. Most importantly, it was delivered by the youngest Indian to become the President of a nation with the largest youth population in the world. These are not a string of happy coincidences. These are the manifestation of a great nation on the move towards regaining its past glory, our ancient virasat. These are the deliberate and decisive strategy of the largest democracy of the world on its journey towards a fair, equitable, and free society. The President's address was all-inclusive and provided an inspiring vision for the future of our nation. It showcased our government vision for social justice, inclusive growth, and its firm commitment towards building a Viksit Bharat. As a member of the tribal community from the northeastern state of Assam, I feel extremely proud about the inclusive and equitable opportunity of growth and development granted by this government to each and every member of our society, whether they be Dalit, Adivasi, Garib, Mahila, Yuva, or Annadata. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas is not merely a slogan, but a guiding principle put to practice every moment by this government. Honorable Speaker, sir, the idea of our nation as a strong, self-reliant, developed nation is taking shape and decisively. Few centuries ago, India had drifted far from its golden era. Foreign invasion, plunders, exploitative colonial policies had left the country suffering with poverty and hunger. Sahitya Samrat Bankim Chandra Chattopadhyay invoked the vision of a prosperous India, driven by his belief that no matter
how great the challenges India could revive its golden age. And thus he gave the clarion call, Vande Mataram. This is the essence of Vande Mataram, Ma Bharati, the eternal idea of India. This century would be known as Ma Bharati's centuries of inclusion. This century would be known as Ma Bharati's century of equitable justice. This century would be known as Ma Bharati's centuries of Vikas. This century would be known as Ma Bharati's century of Atmanirbharta. Honorable Speaker, sir, the Honorable President address to the Parliament is not merely a recounting of governmental achievement. It is a powerful narrative of a resurgent civilization marching confidently towards its destiny. Under the leadership of visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji. To understand this address, one must understand context. Before 2014, during Congress-led government, India suffered from policy paralysis, corruption-driven governance, delayed project, disconnected region, and worst of all, low national self-confidence. After 2014, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India shows decisive leadership. Since 2014, India has embarked upon a journey of rapid growth and all-round progress with particular emphasis on Baba Saheb Ambedkar's ideal of equality and social justice. A new way of good governance has swept the nation since 2014. Clarity and decisiveness are the hallmark of governance today. The soaring vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have placed the nation at an inflection point for speedy development and prosperity. Policies once considered impossible are now changing the socio-economic landscape of our nation. From being a part of the fragile 5 economies of the world in 2014, we have today, in 11 years of rapid growth, become the 4th largest economy of the world. Modi hai to mumkin hai. Honorable Speaker, sir, today India is the 4th largest economy in the world. This did not happen by chance. It happens because of politically strong will, economic clarity. We are now confidently marching towards Viksit Bharat. India remains the fastest growing major economy despite global crises like pandemic, conflict and supply chain disruption. The address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to 12 lakhs, and next generation GST reform, which have saved citizens 1 lakh crore. Inflation, which used to about 9%, and one stage even crossed double digit during the UPA regime, fell to a remarkable 4.6% in the fiscal year of 2024-25. Earlier government used crisis as excuses. This government used crisis as a catalyst. Honorable Speaker, sir, Digital India is not about apps. It is about empowerment. Speaker, sir, 44 lakhs crore transferred directly through DBT and 25 crores people lifted out of multidimensional poverty, and nearly half of the global digital transaction happening in India, and UPI becoming a global benchmark. Earlier, file moved slowly, money leaked fast. Now, under NDA regime, file moved digitally, money reaches beneficiary directly. Honorable Speaker, sir, social justice for this government is not about slogan. It is about dignity, delivery, and direct access. For employment and development in rural area, a law named Viksit Bharat GRAM-G has been enacted. This new law will ensure 125 days of. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे लोकसभा से, जहां पे सर्बानंद सोनोवाल जिन्होंने जो अभिभाषण था राष्ट्रपति का, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पेश किया और बताया कि किस तरीके से देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विकास जो है उस पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि में
न सिर्फ विकास जो है उस पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बेहतरीन मिसाल जो है वो भी पेश कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आइए रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर आम बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं। दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे, जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। दूसरा, कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में 2 विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, लागत जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है, यानी हम इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ललितपुर में हम लोग लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में
एक नया वहां पे हम लोग बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 10,000 करोड़ का जो बायोफार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न सिर्फ धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदी को, बल्कि बताया कि कैसे जो आम बजट है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी अगर देखें, तमाम जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उसका उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। हाई स्पीड ट्रेन की बात की जाए, कार्गो की बात करें या खासतौर से बायोफार्मा की भी बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र जिनके लिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग अवसर जो हैं वो उनका सृजन होता हुआ नजर आएगा, और उसका पूरा लाभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के वित्तीय स्रोतों, विशेषकर विदेशी फंडिंग की गहन जांच शुरू करा दी है। प्रदेश के 80 से अधिक मदरसों को आपको बता दें करीब 100 करोड़ का विदेशी फंड जो है, धन जो है वो अब तक मिला है। 80 से अधिक ऐसे मदरसे हैं और इनके जांच के दायरे में अभी तक ये जो आए हैं, और इसके लिए सरकार ने एडीजी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन किया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। एसआईटी को राज्य के 25,000 मदरसों के बैंक खातों, विदेशी अनुदान और भवन निर्माण में उपयोग की गई धनराशि के वास्तविक स्रोतों की पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मदरसों के वित्तीय लेन देन, संचालकों के निजी खातों और संदिग्ध विदेशी फंडिंग की भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें नेपाल सीमा से सटे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच जैसे जिलों पर विशेष ध्यान है, जहां हाल के वर्षों में मदरसों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। और अब बात बिहार की, जहां बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कल सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। शांतिपूर्ण सदन चले, सबसे आग्रह है, और ये नई सरकार के नई पहल का भी स्वरूप बजट में दिखाई पड़ेगा। सरकार बिहार की जनता के उत्थान कल्याण के लिए पूरी सजगता से, पूरी सेवा के भाव से बिहारियों का स्वाभिमान बढ़े, इसको लेकर करके पूरी तरह से समर्पित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गतिविधियों और उनके वित्त पोषण नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज सुबह कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर, सोपोर और बांदीपोरा में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता से संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े आवासीय और अन्य परिसरों की एक साथ तलाशी ली। एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकी वित्त पोषण और समर्थन नेटवर्क पर व्यापक अभियान का हिस्सा है। दुनिया भर में आज वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। विश्व वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस की इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज है। गोवा के कारापुर विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर्द्र भूमि के महत्व पर जानकारी दी और उसके संरक्षण की जरूरत पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की, जिसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इस पर लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली प्रगति समीक्षा बैठकों ने किस तरह बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई, इसका एक बड़ा उदाहरण है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेज 1। ये वही परियोजना है जहां कभी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और फंडिंग जैसी चुनौतियों में फंसी हुई थी, लेकिन प्रगति के तहत लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग से आज पूरी तरह परिचालन में है। आप देखिए एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 कुल 40.03 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जो शहर के पूर्व पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन इस परियोजना की असली कहानी इसके ट्रैक या स्टेशनों से ज्यादा इसके मॉडल में छिपी है। वर्ष 2018 में प्रगति के तहत पहली समीक्षा के समय यह परियोजना करीब 25% ही पूरी हो पाई थी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, यूटिलिटी शिफ्टिंग और फंडिंग जैसे कई अहम मुद्दे लंबे समय से अटके हुए थे। प्रगति समीक्षा में प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत हुआ। जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में तेजी आई और फंडिंग से जुड़ी अड़चनें दूर की गईं। दिसंबर 2020 की प्रगति समीक्षा तक परियोजना की भौतिक प्रगति बढ़कर करीब 62% तक पहुंच गई। इसके बाद प्रशासनिक निर्णयों की रफ्तार और बढ़ी और काम में सुधार देखने को मिला। प्रगति की लगातार निगरानी का असर ये रहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक परियोजना की प्रगति 87% से अधिक हो गई और इसके बाद मेट्रो नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से जनता के लिए खोल दिया गया। बेहतर अंतर एजेंसी समन्वय का सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि हमें जो भी काम में अड़चनें या दिक्कतें आ रही थी वो बाधाएं दूर हुई तथा हमारी जो भौतिक जो प्रगति थी परियोजना की उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गुजरात मेट्रो फेज 1 की वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां हमारी भौतिक प्रगति 53% थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारी भौतिक प्रगति 88% तक पहुंच गई। अहमदाबाद मेट्रो ये दिखाता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स की शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा होती है तो जटिल चुनौतियां भी समय पर सुलझाई जा सकती हैं। जब हमें ये होता है किसी भी विभाग को और ये किसी परियोजना को कि प्रधानमंत्री जी स्वतः ही इसका पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनके सिर्फ उस भाव से कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे विभागों में सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अलग से ऊर्जा आती है और एक अलग से उनका जो दिशा निर्देश का करके हम लोगों को बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। प्रगति ने इस परियोजना को सिर्फ गति ही नहीं दी, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित किया। आज अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 पूरी तरह परिचालन में है और प्रतिदिन करीब 1.5 लाख यात्री इसका लाभ उठा रहे हैं और इस संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। ये परियोजना भारतीय रेल, हाई स्पीड रेल, BRTS और बस सेवाओं से जुड़कर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मजबूत उदाहरण बन चुकी है।